जागो सिविल इंजीनियर्स जागो। रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, घर से लेके ऑफिस तक और रिसोर्ट्स तक कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिविल इंजीनियर के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और फिर भी आज सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच बन गई है इंजीनियरिंग की जिसको सबसे ज़्यादा लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ये इस ब्रांच को स्टूडेंट सिर्फ तभी एडमिशन लेते हैं जब ये एक लास्ट रिसोर्ट हो उनके लिए, मतलब ये मोस्ट लेस डिमांडेड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बन चुकी है। और आज मैं देखती हूँ कि इतने सारे सिविल इंजीनियर्स जो भी उनके कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो आईटी इंडस्ट्री से हैं, उनके साथ ज़्यादातर कंपेयर भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सिविल से आईटी की तरफ शिफ्ट भी हो जाते हैं। और इसके लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, पर फिर भी बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स आज मूव हो रहे हैं आईटी की तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरीके का परसेप्शन इस मदर ब्रांच के लिए क्यों बन रहा है? और ये एक ब्रांच ऐसी है जो कभी भी इंपॉर्टेंट रहेगी, पर फिर भी इसका जो चार्म है वो चार्म क्यों निकल गया है, या ये क्यों इसका सिविल इंजीनियरिंग में चार्म लूज हो गया है? तो इसके पीछे रीजंस कई हो सकते हैं। काफी सारा करप्शन है इस लाइन में एट एवरी लेवल। पर एक ट्रुथ है कि आज के ज़माने में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग को अपना लास्ट रिसोर्ट मानते हैं जब उन्हें एडमिशन लेना होता है इंजीनियरिंग में, और ये एक लास्ट रिसोर्ट की तरह देखा जाता है। पर ऐसा क्यों? और ये एक कांस्टेंट कंपैरिजन आईटी इंडस्ट्री से, जो कि प्रॉस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो इस तरीके का लॉस ऑफ प्राइड इस ब्रांच के साथ क्यों हुआ, जबकि सिविल इंजीनियरिंग एक मदर ब्रांच है? और अगर किसी को एक बहुत ही बड़ा फैंसी आईटी यूनिट बनाना हो तो सबसे पहले उन्हें सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। सिविल इंजीनियरिंग के बिना वो अपना आईटी ऑफिस या बहुत ही फैंसी ऑफिस नहीं बना पाएंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स और लॉयर्स अपने आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले प्रैक्टिस करके भी काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग में। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग भी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अकेले भी काम करके कमा सकते हैं। पर आज के ज़माने में सीन ये है कि कोई भी रोड साइड लेबर एक मेसन बन जाता है और मेसन के बाद इवेंचुअली वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अनएजुकेटेड लेबर भी मेसन और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का सफ़र आसानी से तय करके इस इंडस्ट्री में आराम से एज अ फ्रीलांसर चले आते हैं। और ये जो एक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है ये इतनी वास्ट रेंज ऑफ साइंस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सॉइल साइंस हो गया, मटेरियल रिसर्च हो गया, जियोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी सब ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग में है, और इसके बावजूद भी सिविल इंजीनियर्स को अपनी ब्रांच में प्राइड नहीं लगता। थोड़ा सा फ्लैशबैक में थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एक सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है अभी तक के सारे ब्रांचेस में, और अभी तक के सारे प्रोफेशंस में मैं कह सकती हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ ओल्डेस्ट प्रोफेशन नहीं है पर सबसे ग्रैंड प्रोफेशन भी है। कैसे? देखिए, पिरामिड्स देखिए आप, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, या हमारा खुद का ताजमहल देख लीजिए। इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इटर्नल है, वो आज भी इस चीज की बात करते हैं कि उस जमाने में भले ही उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, पर किस लेवल पे सिविल इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, और उस जमाने में किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग ने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। और फाइनली आज के जमाने में 828 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा भी है, जो कि टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है, एंड ये भी एग्जीक्यूट किया गया था सिविल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ओल्डेस्ट ब्रांच भी है और ग्रैंडेस्ट भी है। सबसे पहले 18th सेंचुरी फ्रांस में इसे बुलाया गया था सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें एक सिविल इंजीनियरिंग को जब सेटअप किया गया था तो इसे एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कहा गया था। और 1828 में द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने एक चार्टर, रॉयल चार्टर रिसीव किया था इस ब्रांच को,
जो कि और इस ब्रांच को एक प्रोफेशन के हिसाब से पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। उस टाइम पे जो चार्टर रिसीव हुआ था उसको मैं रीड कर रही हूँ, दैट इंग्लिश में। Civil engineering is the application of physical and scientific principle, and its history is intricately linked to advances in understanding of physics and mathematics throughout history. Civil engineering में wide ranging professions को include किया है जिन्हें हम separately भी पढ़ सकते हैं, और काफी सारे सेपरेट स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं जिनको हम सब डिसिप्लिन भी बोलते हैं। इसका जो हिस्ट्री है उसे लिंक किया गया है नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ और मटेरियल साइंस के साथ, ज्योग्राफी के साथ, जियोलॉजी के साथ, सॉइल के साथ, हाइड्रोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, मैकेनिक्स के साथ और बहुत सारे दूसरे फील्ड्स के साथ। क्या ये अपने आप में एक अजूबा नहीं है? क्या कोई भी दूसरी ब्रांच इतने सारे सब फील्ड्स या सब स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती है जैसे सिविल इंजीनियरिंग ऑफर करता है? तो हम सब जो सिविल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी वे में, हम सबको बैठकर एक मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, और इस मूवमेंट के थ्रू हम सिविल इंजीनियरिंग को फेस लिफ्ट कर सकते हैं, इस ब्रांच को रिस्टोर कर सकते हैं उसकी जो राइटफुल प्लेस है उसकी जगह पे, और सारे नेशंस में हम फिर से एक बार सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांडिंग और फेसलिफ्ट कर सकते हैं। हमें ये जरूरत है कि जो नेसेसरी स्किल्स हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए, उन स्किल्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। और जो नए बडिंग सिविल इंजीनियर्स आ रहे हैं जिन्हें इसमें करियर बनाना है, उन्हें हमें बीआईएम टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी जानकारी देना और अवेयरनेस फैलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी नए बडिंग इंजीनियर्स, नए बडिंग स्टूडेंट्स इस ब्रांच को ऑप्ट करेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग जो कंपनीज है, चाहे छोटी या बड़ी, उन्हें चाहिए कि सिविल इंजीनियर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि उनका स्किल और नॉलेज अपग्रेड हो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और जब ये नॉलेज अपग्रेड होगा तभी हमें एज ए एम्प्लॉयर, एज अ कंपनी अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स भी मिलेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ई कंस्ट्रक्ट डिजाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड में पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं हम लोग इस तरीके के ऑन जॉब ट्रेनीज को ट्रेन कर रहे हैं, और मैं प्राउडली कह सकती हूं कि हमारे ऑन जॉब ट्रेनीज जो ई कंस्ट्रक्ट में अलग अलग ब्रांचेस में रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं हमारे साथ और ऑन जॉब एनवायरनमेंट में जो सीख रहे हैं, वो आज बहुत ही खुश है अपने कोर टेक्निकल सिविल जॉब में, और वो जो कमा रहे हैं उसमें वो डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरी फील्ड से, और उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है कि जॉब में या बिजनेस में सिविल इंजीनियरिंग में वो कमा सकते हैं। अब यहाँ बस ये जरूरत है कि जो करप्शन है हम अपने लेवल पे किस तरीके से करप्शन को हैंडल करें ताकि जो सिविल इंजीनियर्स का बैड मार्केटिंग हो गया है उसे किस तरीके से टैकल किया जाए। और जहां तक सिविल इंजीनियरिंग का सवाल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि पैसों की कमी है तो आपको एज अ सिविल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी मेंबर आपको कंपेंसेशन को डिमांड करना चाहिए अपने लेवल्स पे। और जबकि इस इंडस्ट्री में दूसरे इंडस्ट्रीज में करोड़्स एंड करोड़्स ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है, पर सिविल इंजीनियरिंग को भी अपना शेयर डिमांड करना आना चाहिए। और अपना शेयर इसलिए भी डिमांड करना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर बाकी सारी बिजनेसेस भी डिपेंडेंट हैं। और अभी एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताती हूँ, एक सिंपल सा हमारे डे टू डे लाइफ का सिनेरियो मैं बताती हूँ। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप कितने का खरीदेंगे? 10, 20, 50 हजार, 1 आध लाख। अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप भी 1-2 लाख के अंदर आ जाता है, 25 हजार से 1-2 लाख तक। अगर आपको कार खरीदनी है तो 8, 10, 12, 15, 20, 25 लाख तक आप कार खरीदेंगे। पर सोचिए, एक घर बनाने का, ड्रीम हाउस बनाने का जो सपना होता है वो हर कोई देखता है, हर स्पीयर, हर
लेवल के लोगों को अपना घर चाहिए और उसके लिए सिविल इंजीनियर्स की ही जरूरत पड़ेगी। पर सिविल इंजीनियर्स को इस इतने बड़े कंट्रीब्यूशन जो ड्रीम में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना छोटा स्लाइस क्यों मिलता है? जबकि सिविल इंजीनियर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैनल्स बनाने में भी, रिजर्वायर बनाने में भी, ब्रिजेस, डैम्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स, रोड्स, ड्रेनेजेस, और ये लिस्ट बस नॉन एंडिंग लिस्ट है। इतनी सारी चीजें जो सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं, ना कि सिर्फ एक ड्रीम होम। तो क्या एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी, क्या हम कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? आज के ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग ये भी सोच रहे हैं कि कौन से सस्टेनेबल वेज हो सकते हैं बिल्डिंग बनाने में, कौन से वो डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं जो हम यूज़ करके एडवांटेज पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से बाहर निकल आए, जिसके द्वारा हम हमारी जो प्लैनेट है उसको भी सस्टेनेबल बनाने में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियर्स के पास एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है नेशन बिल्डिंग और प्लैनेट वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ब्रांच है। पर जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें एजुकेट करना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये ब्रांच है क्या, इसका रियल मतलब और फाउंडेशन है क्या, और इस ब्रांच में किस तरीके का एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। और ये सब हो सकता है तभी जब सारे सिविल इंजीनियर्स एक मूवमेंट शुरू करें और सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट्स और हर कोई जो इस फ्रेटर्निटी में है मिलकर काम करे और इस ब्रांच का प्राइड रिस्टोर करे। आइए इस नए साल में हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का प्राइड रिस्टोर करें। चलिए आज इस नए साल में हम एक ओथ लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो रिक्वायर्ड एटीट्यूड है, सबसे पहले हम उसे जानें, इस ब्रांच की महानता और इस ब्रांच का स्कोप हम समझें, और आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस ब्रांच से बचते फिरते हैं सिर्फ इसलिए कि इसको वो कंपेयर कर रहे हैं, सो आइए इसमें हम कंट्रीब्यूट करें, एक मूवमेंट स्टार्ट करें और इस ब्रांच का प्राइड रिस्टोर करने का एक प्रण लिया जाए। सो अगर आप इससे एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखिए और आपके पार्ट से आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इस सिविल इंडस्ट्री का फेस अपलिफ्ट करने के लिए, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, इसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस लेटर को, जो कि एक ओपन लेटर है सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए, हमारी पूरी ई कंस्ट्रक्ट डिजाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की टीम की ओर से, जिसे मैंने सिर्फ पढ़ा है, पर यह मैसेज हमारी पूरी ई कंस्ट्रक्ट की टीम की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी में जो भी आते हैं सबके लिए नए साल का गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच।